नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परम अखिल परिवार में, जहाँ पे एक टीम के द्वारा एक ये पहल ली गई थी कि प्रश्नोत्तर के माध्यम से या प्रश्नों के माध्यम से हर एक टॉपिक को कवर कराया जाएगा, जिसमें से एक वीडियो आप लोग देख चुके होंगे अर्थव्यवस्था पे, जो हमारे यहाँ के टीम मेंबर या सदस्य अनुज सर के द्वारा लिया गया था। उसी के क्रम में या उसी क्रम में हम आगे आज आपसे बात करेंगे ज्योग्राफी पर। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो तैयारी है, तैयारी के दौरान एक ये होता है कि आप पढ़ते हुए जा रहे हैं और पढ़ते हुए जाने के साथ-साथ आपको अपना मूल्यांकन और प्रश्नों को सही तरीके से हल करने का तरीका आना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में उस प्रश्नों को ना समझने में, उनको उतना समय ना देने में, जो हमारे साथ एक समस्या होती है, वो होती है कि हमसे आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं। उन सारी चीज़ों पे बात की जाएगी कि एलिमिनेट कैसे किया जाता है किसी प्रश्न को, क्योंकि देखो अगर एक वैसे बात की जाए तो आपके पास 100 प्रश्न हैं, ठीक है? जो सामान्य अदर एग्ज़ाम की अपेक्षा कम मिलेंगे आपको, या फिर सामान्यतः क्या होता है कि जो अदर एग्ज़ाम है उसमें आपको 1 मिनट में एक प्रश्न को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन आपके पास 100 क्वेश्चन है। यूपीएससी के एग्जाम को ध्यान में रख के बात किया जाए, अगर यूपीएससी की बात करते हैं, वहीं अगर हम यूपी पीएससी की बात करते हैं, यानी किसी भी स्टेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे यूपी पीएससी के स्पेशली वो 150 प्रश्न देते हैं। ऐसा है नहीं कि आपको 100 के 100 प्रश्न करने हैं, आपको उसमें से भी कुछ प्रश्न छोड़ने होते हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न बनाए ही इसलिए जाते हैं जिनको आपको छोड़ना होता है या जो आप छोड़ें। 100 प्रश्नों को करने के लिए आपके पास 120 मिनट है। इसमें से मैं अगर 20 मिनट निकाल दूं जिसमें से आपको ओएमआर भरने के लिए, तो फिर से घूम फिरा करके आपके पास 100 मिनट ही बचे। कट ऑफ की अगर बात की जाए तो पिछले वर्ष की कट ऑफ थोड़ी सी एक अनएक्सपेक्टेड थी, या उसको अपवाद के तौर पर आप रख सकते हैं, लेकिन उससे वैसे भी उससे ध्यान में रखा जाए तो 50% कट ऑफ आती है अप्रोक्सीमेटली, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। इसमें अगर आप 50% सवाल एक्यूरेसी के साथ सही करते हैं, तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। और उन प्रीलिम्स क्वालिफिकेशन को लेकर के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है प्रश्नों को सही तरीके से और समय में हल करना। सबसे बड़ी बात यह है कि सही तरीके से विद इन द टाइम हल करना है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रश्नों को लेकर के ज्यादा समय देना है, नहीं देना है, तो विद इन टाइम उसको हल करना है। उस और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक सीरीज बनाई गई हमारी टीम के द्वारा कि उसको लगातार मान के चलिए कि जब तक आपका एग्जाम होगा वो है 25 मई, और वहीं स्टेट पीसीएस का एग्जाम होगा वो है 12 अक्टूबर, यानी यूपी पीसीएस का एग्जाम 12 अक्टूबर को। 25 मई तक हमारा टारगेट है कि लगभग हर सब्जेक्ट के 1000 से ज्यादा सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएं, और 12 अक्टूबर तो ये संख्या लगभग और बहुत ज्यादा दुगनी तिगुनी के आसपास आ जाएगी। ठीक, तो इसी चीज को लेकर के हर एक टॉपिक को है, जैसे आज का टॉपिक जो हमारा है यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम में, उसके अलावा जब कल हम बात करेंगे तो उसमें उसके साथ जियोमॉर्फोलॉजी जुड़ जाएगा। और इसी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से जलवायु विज्ञान, ओशियनोग्राफी, फिर आगे जो टॉपिक हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी की बात हो या भौतिक भूगोल की बात हो, उन सारे टॉपिक को हम एक एक करके सॉल्व कर लेंगे, वो आपके सामने लेकर के हम आएंगे। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें और बाकी आप लोग अपने स्तर पे करते रहिएगा, जो भी आपके पास मॉक टेस्ट, उस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते रहिएगा। हम क्वेश्चंस खुद भी बनाते हैं, और जहां से भी हमको मिल जाए कुछ बेहतर क्वेश्चन, तो उनको भी अपने में समाहित करने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो हम इसी को लेकर के पहले प्रश्न की बात करते हैं कि ब्रह्मांड और सौरमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ठीक है, ब्रह्मांड और सौरमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ, ध्यान रखना क्या विचार करना है कि निहारिका पर परिकल्पना के बारे में जानना चाह रहा है आपसे, बिग बैंग सिद्धांत के बारे में जानना चाह रहा है, और उसके साथ द्वितारक या बाइनरी सिद्धांत के बारे में भी आपसे जानना चाह। ठीक है, तो निहारिका परिकल्पना के बारे में रखा गया कि ग्रहों का निर्माण सूर्य की युवा अवस्था से जुड़े पदार्थ के बादल से हुआ था। ठीक, पहला इसका जो युग्म दिया गया। और वहीं बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार यह कहना चाह रहा है कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। वहीं पर अगला द्वितारिका के बारे में कहा गया कि ग्रहों का निर्माण सूर्य के दूसरे तारे से टकराने के बाद। तो 3 सिद्धांत दिए। अब अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये तीनों के 3 सिद्धांतों की व्याख्याएं सही हैं, जो उनकी प्रस्थापना या परिकल्पना दी गई है वो सही है। लेकिन क्या कैसे सही है, चलो मैं मान लो, चलो ठीक है, मैं इससे पहले पढ़ा हूं तो मुझे पता है। आपको
अब यहाँ पर जो आपका फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए वो रिवर्स जाना चाहिए कि इसमें से इसको आप समझें। इंफॉर्मेशन कई तरीके से आ सकती है, लेकिन जब भी कोई परिकल्पना या सिद्धांत दिया जाता है तो उसका मूल उद्देश्य और उसके पीछे के जो उन्होंने तर्क लिए हैं उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए आपके साथ। तो अगर निहारिका परिकल्पना की बात की जाए तो निहारिका परिकल्पना कांट ने दी थी। सबसे पहले निहारिका परिकल्पना की बात की जाए और उन्हें एक वैज्ञानिक व्याख्या करने की का प्रयास किया था कि सौरमंडल का निर्माण या हमारा जो अपना सोलर सिस्टम है उसका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक, निहारिका क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो यहीं पे है कि निहारिका किसको कहते हैं। निहारिका कुछ और नहीं है, बस एक विशाल बादल है। ठीक, एक बड़ा बादल, विशाल बादल जो गैस धूल से निर्मित है। ठीक, ग्रहों के निर्माण का जो आरंभिक चरण है वो निहारिका के द्वारा हो। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना। तो ग्रहों का निर्माण सूर्य की युवा अवस्था से जुड़े पदार्थ के बादल से हुआ है, यही चीज ये पूछना चाह रहा है। तो हमारे साथ क्या है, पहला स्टेटमेंट सही है। वहीं दूसरे बिग बैंग सिद्धांत की बात की जाए तो इस सिद्धांत को जिस भूगोलवेत्ता ने दिया था उसका नाम था एडविन हब्बल। यानी हब्बल के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था और हब्बल के अनुसार से बिग बैंग सिद्धांत ये था कि एक बड़ा सा पिंड था, उसके साथ दूसरा टकराया और टकराने के बाद अलग अलग छोटे पिंडों का निर्माण हुआ और आगे आने वाले समय में जाकर के ग्रहों का निर्माण हुआ, क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, और इन सारी चीजों का ट्रोजन्स हैं, इन सब का निर्माण। ठीक है, वो अलग अलग बेल्ट में क्या का नाम है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक, तो इसके हिसाब से क्या होता कि एक घर्म और घना पिंड था। कैसा पिंड था, गर्म था व घना पिंड था। और ये गर्म और घना पिंड जो था उसमें जब विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के बाद एक विस्तारित ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसके आगे के प्रश्नों को मिला करके हम इस बात को समझेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से केवल इकलौता एक प्रश्न ही नहीं है, इसके अलावा और भी प्रश्न है। और इस ब्रह्मांड का विस्तार जो एक गर्म घना बिंदु था या पिंड था, इस पिंड का जब विस्फोट होने से जिस विस्तारित ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और उस मतलब विस्तारित ब्रह्मांड का आज भी लगातार विस्तार हो रहा है। एक यही होता है ना कि जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी वैज्ञानिक हैं, भूगोलवेत्ता और लगातार रिसर्चर इन सब में जुड़े हुए हैं, एक कहना कि ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जानते हैं, और जबकि हकीकत यह है कि हम ब्रह्मांड के बारे में अभी तक दशमलव में भी नहीं जान पाए हैं। बहुत कम जानते हैं। हालांकि हाँ, कुछ और थ्योरीज हैं जिनके माध्यम, सिद्धांतों के माध्यम से जो हम आगे बात करेंगे, उसमें से पता चलता है कि ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है। ठीक, वहीं द्वितारिका सिद्धांत, द्वितारिका सिद्धांत की अगर बात की जाए तो इसको चेम्बरलेन और माल्टन ने दिया था। इस सिद्धांत को किसने दिया था, चेम्बरलेन और माल्टन ने दिया था इस सिद्धांत का प्रतिपादन। और प्रस्थापना क्या की गई थी कि जो ग्रहों का निर्माण हुआ वो सूर्य के तारे से टकराने के बाद, एक तारा सूर्य से टकराया और टकराने के बाद उसके सूर्य से, जैसे मान लो टकराने के बाद जो सूर्य था इसके कुछ हिस्से अलग हो गए। क्या हुए, सूर्य से कुछ हिस्से अलग हो गए और अलग होने के बाद आगे जाकर के धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण हुआ। कुल मिला के कहा यही जाता है कि जो भी सिद्धांत है वो एक मेटेरॉइड था, एक बड़ा पिंड था, एक सेलेस्टियल बॉडी खगोलीय पिंड था, जिससे टकराने के बाद में अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ। तो कुल मिलाकर के जो पूछा गया था कि उपरोक्त कथनों में से कितने सुमेलित हैं, तो तीन के तीनों कथन क्या हैं, सुमेलित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। ठीक, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। ठीक, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि गैसीय परिकल्पना के संदर्भ में, ठीक है, किसके, गैसीय परिकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी अगर आप ध्यान देखेंगे तो जो ये प्रश्न था, क्या नाम है, ये वाला प्रश्न निहारिका परिकल्पना की बात की जाती है, जिसमें बताया गया था जुड़े हुए पदार्थ के बादल से हुआ है। इसी परिकल्पना का अगला जो पॉइंट है वो इस प्रश्न में पूछा गया है कि गैसीय परिकल्पना के संदर्भ में बात करनी है। क्या बात करनी है कि गैसीय परिकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड में मौलिक पदार्थ अलौकिक रूप से निर्मित, ठंडा और गतिहीन था। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ठंडे मौलिक पदार्थ का गर्म निहारिका में परिवर्तन कणों के टक्कर के कारण होने वाले घर्षण बल प्रेरित तापन के कारण हुआ। ठीक, फिर से वही बात आकर के कि निहारिका परिकल्पना या गैसीय परिकल्पना को किसने प्रस्तुत किया था, इमैनुअल कांट ने। इस थ्योरी को इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया। ठीक, और वही थ्योरी थी कि ब्रह्मांड में जो मौलिक पदार्थ पहले से मौजूद था वो अलौकिक रूप से क्या था, निर्मित, ठंडा और गतिहीन था।
आगे जा करके जब बात की जाती है, आपने न्यूटन के नियम पढ़े होंगे। किसके नियम? न्यूटन के अगर नियम का अगर हम सहारा लें, न्यूटन के नियमों के अनुसार क्या हुआ कि जब गुरुत्वाकर्षण किसके प्रभावित होकर के, गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होकर के, गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होने से जब कणों का आपस में टकराव हुआ, और एक बात आप लोग जानते हैं कि जब आपको ठंडी लगती है तो आप हाथ रब करते हैं। अब आपस में टकराव से या घर्षण से क्या होता है, आपको उष्मा उत्पत्ति होती है। तो वही चीज यहाँ पे भी रखा गया, टकराव हुआ और टकराव होने से जब उष्मा की उत्पत्ति होती है तो उसमें क्या होगा, तापमान बढ़ेगा या घटेगा, तो तापमान में क्या होगी, और वृद्धि होगी। और इस तापमान वृद्धि का परिणाम क्या हुआ कि जो ठंडा गतिहीन पदार्थ था, जो शुरुआत में मान के थ्योरी मान के चले थे, ये ठंडा गर्म पदार्थ, सॉरी गतिहीन पदार्थ गर्म निहारिका में बदल गया। ठीक है, तो यही चीज ये भी कहना चाह रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ध्यान रखना कि ऊपर एक सिद्धांत दिया गया है और उस सिद्धांत के बाद में उसका एक्सप्लेनेशन किया गया है कि किस कारण से, ठीक है, कणों की टक्कर के बाद और टक्कर के कारण से यह बात जानते हैं कि आपको काइनेटिक एनर्जी के रूप में, यानी जब गतिज ऊर्जा होती है तो उसमें ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न क्या है, फिर से विचार करना है निम्नलिखित कथनों पर। ठीक, और विचार क्या करना है कि ब्रह्मांड के विस्तार से अवधारणा का समर्थन करते हैं। फिर से मैं बात कर रहा हूं, जो पहला प्रश्न हमने यहाँ पे लिया था, अगर हम पहले प्रश्न पे जाते हैं, जिसमें से ये जो सिद्धांत बताया गया था कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हुआ है, इसे मैंने कहा था कि आप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ पूरे वीडियो को देखेंगे, आपके हर एक प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। और इस हिसाब से या इस तरीके से इस पूरे के पूरे प्लान को क्या नाम है, डिजाइन किया गया। ठीक, तो जो अब ये प्रश्न जो आता है कि क्या कारण है, किन किन कारणों से या कौन कौन सी ऐसी अवधारणाएं या सिद्धांत हैं जो ब्रह्मांड के विस्तार का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। उसमें से पहला की दिया गया है सुपरनोवा का अवलोकन, आकाश गंगाओं में रेडशिफ्ट, सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात हम करते हैं। ठीक, अब सुपरनोवा का अवलोकन से कैसे आप पता लगा सकते हैं? अगर हम सुपरनोवा के अवलोकन की बात करें तो कुछ सुपरनोवा होते हैं जिनको हम बोलते हैं टाइप 1A। ये जो सुपरनोवा टाइप 1A यानी 1A प्रकार के जो सुपरनोवा हैं, उनका उपयोग, यानी उनमें क्या होता है, क्योंकि हम जो भी सेलेस्टियल बॉडीज को उसके प्रकाश की तरंगों या नहीं प्रकाश वर्ष में मापते हैं, उनका उपयोग हम कैसे करते हैं, दूरी मापन में करते हैं। किस प्रकार के सुपरनोवाओं को, टाइप 1A प्रकार के सुपरनोवा का जो हम उपयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं, दूरी नापने के लिए, दूरी मापन में करते हैं। कैसे, इनकी स्पष्ट चाल को माप करके, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें जो खगोलीय पिंड है वो क्या है, लगातार गति करते रहते हैं। ठीक, और जब इनकी दूरी को नापा गया, नापने के बाद ये पता चला कि जो ब्रह्मांड है वो लगातार विस्तार कर रहा है, और एक ऐसी खोज की गई जिससे डार्क एनर्जी की अवधारणा का पता चला हमको आगे जा करके। वहीं फिर बात करते हैं आकाशगंगाओं के रेडशिफ्ट की बात करते हैं। एक चीज आपने पहले पढ़ी होगी कि जो हमारा स्पेक्ट्रम है विबग्योर का, इसमें से आप इधर से इधर जाएंगे तो उसके तरंग दैर्ध्य में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, यानी तरंग दैर्ध्य किसकी सबसे ज्यादा होती है, वह लाल की होती है लगभग 700 के आसपास, और 380 के आसपास क्या होती है, बैगनी की तरंग दैर्ध्य होती है। तो जो सुपर आकाश गंगा का जो प्रकाश है, सुपर आकाश गंगा का जो प्रकाश है, अगर उसकी हम बात करें तो उसको अगर हम मापते हैं, ये लाल रंग में जो परिवर्तन नजर आता है हमको, यानी एक रेड शिफ्ट नजर आता है सुपर आकाश गंगाओं के प्रकाश को देखने में लेकर के। और इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर लाल तरंग उसके में जो परिवर्तन नजर आता है लाल तरंग में, क्योंकि एक लंबी तरंग दैर्ध्य स्पष्ट रूप से प्रकाश की है, जो पहले यहीं से बात किया गया, स्पेक्ट्रम की बात की गई, तो विबग्योर की बात करें तो इसके जो तरंग दैर्ध्य क्या है, सबसे ज्यादा है। इसमें क्या है, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा। और इस तरंग दैर्ध्य का जब नापा किया गया, ठीक, और वो जो विस्तार हुआ उसकी व्याख्या की गई कि जो आकाश गंगाएं हैं वो हमसे दूर जाती हैं। तो यानी अगर आकाश गंगाएं भी हमसे दूर जाती हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो पहला भी सही गया, दूसरा भी सही गया। तीसरा क्या 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 कह रहा है, सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत। तो जो आइंस्टीन के फील्ड समीकरण है,
किसके समीकरण है? आइंस्टीन के। अगर हम इनका उपयोग करें, इनके फील्ड समीकरणों का उपयोग करें और उससे हम अगर पता लगाएं इस चीज को लेकर के कि विस्तारित ब्रह्मांड की भविष्यवाणी की गई है इसके माध्यम से। हालांकि ये सारी चीजें बहुत बड़ी चीजें कि इनके फील्ड समीकरण क्या है, ये सारी चीजें आपको जब मतलब जब आप क्या नाम है ग्रेजुएशन पीजी में जाएंगे तो उसमें इसकी बात की जाती है। हमारे लिए बस इतना जरूरी है कि अगर एक चीज बात आई, सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत जो आइंस्टीन के फील्ड समीकरणों पर आधारित है, वो क्या करता है? ब्रह्मांड विस्तार की अवधारणा की भविष्यवाणी करता है। ठीक। तो तीन के तीनों सही है हमारे जो बात की जाती है, तो सभी तीन इसमें से आपको सही मिल जाएंगे। ठीक, ऐसे करके हम समझते चलेंगे पूरे सारे प्रश्नों को, कोई इशू नहीं आएगा। और जब भी टॉपिक की कोई टर्म कंप्लीट होगा तो आपके लगभग वो टॉपिक प्रश्न सहित आपका पूरा का पूरा टॉपिक तैयार मिलेगा आपको। ठीक, अगला प्रश्न है कि ग्रहों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। ठीक, उसमें से पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि तारों का निर्माण निहारिका के अंतर्गत गैस के स्थानीयकृत पिंडों से होता है। ठीक है, निहारिका का सॉरी यानी तारों का निर्माण, जो स्टार्स आपको दिखते हैं अंतरिक्ष में, उनका निर्माण कैसे होता है? निहारिका के अंतर्गत जो एक स्थानीयकृत पिंड है उनसे। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ग्रहाणुओं का निर्माण छोटी गोलाकार वस्तुओं के संयोजन से होता है। पहले ही बात किया गया कि जो निहारिका है ये क्या होती है? हाइड्रोजन गैस तथा धूल का विशाल बादल होता है। पहले ही बात की, गैस और धूल का एक विशाल बादल है जिसको हम क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। और तारों का निर्माण की अगर बात की जाए तो स्थानीयकृत पिंडों के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण जो दृढ़ हो गए वो मतलब एक रिजिड हो गए, सॉलिड हो गए, उससे एक घने कोर का निर्माण होता है। और अंततः उसमें जब परमाणु संलयन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि आपको पता है सूर्य भी हमारा एक तारा है और इसके अंतर्गत जब आप बात करते हैं तो एक प्रोटियम एक ड्यूटेरियम नाभिक मिल करके संलयित हो करके किसका निर्माण करते हैं? हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। जिससे क्या होता है? सूर्य में मतलब एक परमाणु भट्टी की तरह कार्य करता है और लगातार प्रकाशमान होता है। जो तारे भी हमको वहां दिखते हैं वो भी लगातार प्रकाशमान ही दिखते हैं। तो जब आगे जाकर के जो घने कोर का निर्माण हुआ उनके क्या कहते हैं के कारण अर्थात दृढ़ हो जाने के कारण, जब एक घनाकार पिंड का निर्माण हुआ और घनाकार पिंड में अंततः जब परमाणु संलयन से वो प्रज्वलित होना शुरू हुआ तो किसका निर्माण हुआ? तारों का निर्माण हुआ। तो ये बात एकदम से सही है कि जो तारे हमारे यहाँ पे दिखते हैं, जो निहारिका के अंतर्गत गैस के स्थानीय पिंडों के दृढ़ हो जाने से और उसमें अंततः परमाणु संलयन की प्रक्रिया से उनके प्रज्वलित होने से तारों का फॉर्मेशन या तारों का निर्माण होता है। ठीक, यानी वही जो अगर ग्रहाणुओं की बात किया जाए, ठीक, ग्रहाणुओं की बात करें तो एक प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क है और प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क में जो छोटे छोटे कण हैं उनका सामंजस्य और उनका आपस में टकराव, क्योंकि जितने भी आपको खगोलीय पिंड नजर आएंगे उसमें से एक चीज कॉमन नजर आएगी, सबके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में, किसी में काफी ज्यादा तो किसी में कम, क्या होता है? आपको गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स नजर आएगा। तो जब वो आपस में एक दूसरे खींच करके सामंजस्य बिठाते हैं आपस में, उनका जब टकराव होता है और एक साथ जब आते हैं तो उनका परिणाम क्या है? वो है ग्रहाणुओं का निर्माण, यानी ग्रह के अणुओं का निर्माण की बात की जाती है। तो समय के साथ साथ टकराते जाते हैं, इनका आकार बढ़ता है और आगे के टक्करों के माध्यम से किसका निर्माण फिर करते हैं? ग्रहों का निर्माण कर लेते हैं। तो ये भी बात दूसरी सही है। बात ध्यान रखना कि जो छोटी गोलाकार वस्तुएं आगे जाकर के किसका निर्माण करती हैं? ग्रहाणुओं का निर्माण करती हैं, सामंजस्य बिठाने के बाद, आपस में संयोजित होने के बाद। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, तो विकल्प हमारा कौन सा सही चला जाएगा? सी सही चला जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं, उस पर बात करते हैं। ठीक, और वो प्रश्न संबंधित है पृथ्वी के क्या नाम है उत्पत्ति से संबंधित है कुल मिलाकर के। और एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी एक समझ में आता है कि ये गलतियां मत करना, और ये बहुत कॉमन गलती है हर एक एस्पिरेंट की, कि हम क्या करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही प्रश्न ढूंढ लेते हैं और हमारा एक फ्रेम ऑफ माइंड होता है कि इनको सही ही तो बताना है। तो गलत बताने के लिए तो एग्जाम होता नहीं है। एग्जाम में टारगेट क्या होता है कि हमको सारी चीजें सही सही ही बतानी है। और यहाँ पे पूछ रहा था आपको क्या बताना है? सही नहीं। ठीक, तो पहला क्या किया? बात स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पृथ्वी के विकास के प्रथम चरण में आदिकालीन वायुमंडल का ह्रास हो। ठीक है, बात करते हैं इस पे। आरंभिक वायुमंडल में मुख्य रूप से जलवाष्प, नाइट्रोजन, मीथेन और प्रचुर मात्रा में मुक्त ऑक्सीजन मौजूद थी।
दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। अगर हम इसके वायुमंडल के विकास की बात करें, यानी एटमॉस्फेरिक डेवलपमेंट की बात करें, तो एटमॉस्फेरिक डेवलपमेंट के टोटल 3 चरण है। टोटल कितने चरण है, कुल कितने चरण है? 3 चरण है। इससे संबंधित अभी आपको एक आधे प्रश्न और मिलेंगे। ठीक है, तो इन तीनों चरणों की बात की जाए तो उसका पहला चरण ही बताया गया है कि जो शुरुआती वायुमंडल था, यानी बिग बैंग के बाद जो फिर से एक अलग क्या नाम है, एक पिंड बना और उस पिंड का अपना जो वायुमंडल था, उसी शुरुआती स्तर पर आदिम वायुमंडल कहते हैं। उसी का जब ह्रास हुआ, यानी उसी में जब क्या नाम है, विघटन हुआ, उसी आदिम वायुमंडल के ह्रास के बाद पहला चरण आता है पृथ्वी के विकास से संबंधित या उत्पत्ति से संबंधित। ठीक। दूसरा चरण आता है कि गर्म वायुमंडल का विकास हो, यानी जो गर्म वायुमंडल ठीक किसमें, पृथ्वी के भाग में। ठीक, किसका विकास हुआ? आंतरिक भाग में गर्म वायुमंडल का विकास हुआ। किसमें? पृथ्वी के आंतरिक भाग। तो इसको ध्यान में रखना। आयन कैसे हुआ, इसको हम डिगैसिंग के माध्यम से समझ सकते हैं, रेडियो एक्टिव डीके के माध्यम से समझ सकते हैं। तो उससे पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म वायुमंडल का विकास हुआ। और तीसरा जो स्टेज आता है, और तीसरा स्टेज आता है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हुई। और प्रकाश संश्लेषण की जो पहली प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी महासागरों में, इसलिए सबसे पहले महासागरों में ही जीवन नजर आपको आता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू, यानी जीवित जगत के द्वारा संरचना को संबोधित करा, यानी जीवित जगत का निर्माण कैसे हो। अब आप ये तीनों स्टेटमेंट आपको ध्यान से समझे। जैसे पहला स्टेटमेंट कह रहा, तो चलो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है तीनों चरण से संबंधित कि आदिम वायुमंडल का ह्रास हुआ, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। वही दूसरे स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि आरंभिक वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, मीथेन और प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन, ये हाईलाइट करने वाली चीज है। कौन सी मात्रा में? प्रचुर मात्रा में, यानी अधिक मात्रा में, या फिर प्रचुर मात्रा, ये भी कह सकते हो कि जो ठीक ठाक मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद थी। ठीक, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीसरे स्टेज पे आकर के शुरू होती है, जहां पे जीवित जगत के द्वारा ऑक्सीजन को निर्मुक्त किया जाता है। ठीक, आरंभिक स्तर की अगर बात की जाए एटमॉस्फेरिक डेवलपमेंट की, तो एक गर्म वायुमंडल था। गर्म वायुमंडल के बाद में जब शीतलन की प्रक्रिया शुरू हुई, कौन सी प्रक्रिया शुरू हुई इसकी? शीतलन यानी कूलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। और कूलिंग की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में पृथ्वी के अंदर से गैस और जलवाष्प, यानी वाटर वेपर और गैसेस गैसेस जो हैं उनकी उत्पत्ति हुई। और उत्पत्ति के बाद जो आरंभिक स्तर की हम बात करते हैं, जो प्रमुख जो गैसें थी, उनमें सबसे प्रमुख गैस थी वो थी जलवाष्प थी। और जलवाष्प के अलावा अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया थी। NH3 की बात। ठीक, यानी कौन सी गैसें थी? एक जलवाष्प तो थी सबसे प्रमुख मात्रा में, उसके अलावा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया। लेकिन प्रचुर मात्रा में ना हो करके बहुत कम मात्रा में मुक्त ऑक्सीजन थी। कितनी थी? बहुत कम मात्रा में। तो यहां से क्या हुआ, जो वही चीज फिर से अगर बात की जाए, प्रकाश संश्लेषण होगा तो व्यापक तौर पर उत्सर्जन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, अवशोषण होगा। ठीक, अन्य चीजें। लेकिन जब शुरुआती स्तर की बात की जाती है, अगर यहीं से भी आपको सॉल्व करना है तो तीसरे स्टेज पे आ जाता है, यानी आरंभिक तो वायुमंडल में नहीं रहा। दूसरी बात है, अगर उसको और डिटेलिंग पे जाते हैं तो शीतलन के बाद क्या होता है, बहुत कम मात्रा में मुक्त ऑक्सीजन थी, यानी दूसरा स्टेटमेंट हमारा फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी इसका अगर आंसर की बात की जाए कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, वो कथन है केवल, ठीक, केवल दो। ठीक, बाकी दो, पहला कथन क्या है हमारा, सही है। यही चीज, इसी चीज को लेकर के इसको ध्यान में रखिएगा। फिर से एक बार ध्यान में रखना कि अगर किसके पर्यावरण विकास के, भारत में सॉरी पर्यावरण कहने वायुमंडल विकास के 3 चरण है, जिसमें से आरंभिक वायु यानी आदिम वायुमंडल का ह्रास होता है। ठीक है, आंतरिक भाग में गर्म वायुमंडल का विकास होता है और तीसरे स्टेज पे जाकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है। अब इसी को ध्यान में रखते एक प्रश्न और पूछ दिया गया, जहाँ पे आपको 5 स्टेटमेंट दे दिए गए। 5 स्टेटमेंट में संदर्भ में यही फिर से पूछ लिया गया कि पृथ्वी के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, और उन घटनाओं को विचार करने के साथ किसमें दर्शाना है, उसको सही कालक्रम में दर्शाना। ठीक, सही कालक्रम में दर्शाना। अब इसको आप समझो। पहले चीज बात, अब पिछला प्रश्न अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उसको यहाँ से आप टैकल कर सकते हो।
पहला स्टेज क्या हुआ था कि आदिम वायुमंडल का नष्ट होना, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखना, आप लिखते चलिए पेपर पे, ठीक। दूसरा, पहले पे कौन सा आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक। तीन, और फिर क्या होता है? तीसरे स्टेज पे था कि आंतरिक वायुमंडल था, आंतरिक भाग जो गर्म हुआ, उसमें सबसे बड़ी प्रक्रिया थी डी गैसिंग की और ज्वालामुखी विस्फोट। डी गैसिंग और ज्वालामुखी विस्फोट, यानी दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा आ जाएगा? तीसरा स्टेटमेंट आ जाएगा। तो 2-3 हमारे एक ही जगह पर सही है, यानी 2-3-5-1-4। ये तो चलो होगा पेपर सॉल्व करने के बाद, जो आपने पिछले प्रश्न से समझा, और पिछले प्रश्न से समझने के बाद में, ठीक है, हमने इसको कर लिया, ठीक। 2-3-5-1-4, बाकी तो सोचना भी नहीं है। अगर यहाँ से आपका सॉल्व हो जाता है एलिमिनेट करके, तो बाकी आपको सोचना भी नहीं है, क्या फायदा दिमाग लगाने का। लेकिन ये केवल प्रश्न सॉल्व करने का, या प्रश्न को सॉल्व मतलब आपको समझ उसका सही जवाब देने का तो सेशन है नहीं। इस पे हम बात करेंगे, पूरी डिटेल पे बात करेंगे, ठीक। तो इसको हम समझते हैं, पूरी प्रक्रिया हुई कैसे थी, ठीक। तो यहाँ से प्रश्न का जवाब तो मिल गया, लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया को हम समझते हैं। अगर पृथ्वी के विकास की बात की जाए, किसकी बात की जाती है? पृथ्वी के विकास की बात की जाए, या वायुमंडलीय विकास की जाए, तो पहले ही बात हुआ कि इसके कितने चरण है? 3 चरण है। और 3 चरणों में पहला चरण है, वो है आदिम वायुमंडल का नष्ट। आदिम वायुमंडल में क्या होना? ह्रास होना। दूसरा चरण क्या था? दूसरे चरण की अगर हम बात करते हैं, तो आंतरिक भाग का गर्म होना, यानी सीधे तौर पर आंतरिक भाग से क्या हुआ था? गैस जल वाष्प, किसका निर्माण हुआ? गैस और जल वाष्प का बाहर निकलना। और तीसरा चरण किसकी बात की थी हमने? वो थी प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस की। प्रकाश संश्लेषण की, ठीक। अब गैस जल वाष्प निकले, इसको आगे करते हैं। फिर बात क्या हुई थी हमारी? कि शीतलन की प्रक्रिया हुई। और शीतलन की प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ था? कि जो अंदरूनी भाग से गैसों का बाहर निकले थे। तो किससे क्या हुआ? शीतलन की प्रक्रिया में जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ या डीगैसिंग हुई, तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग यानी अंदरूनी भाग था, वहां से डी गैसिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। डी गैसिंग का मतलब क्या हुआ? गैस वहां से बाहर निकलना शुरू हुई, जिससे वो एटमॉस्फेयर का निर्माण, ठीक। अब जाहिर सी बात है कि शीतलन होगा। जैसे जैसे शीतलन की प्रक्रिया बढ़ेगी, यानी शीतलन की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? आगे अगर बढ़ाते हैं, और जैसे शीतलन की प्रक्रिया बढ़ेगी आगे, वैसे क्या होगा? संघनन होगा। और संघनन के बाद में फिर लगातार बारिश होगी। और बारिश के बाद से क्या हुआ? सबसे पहले से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आज भी आप लोग देखते होंगे, ये इसकी बात करेंगे हम कि आज भी, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड किस में घुलना शुरू हुई? जल में घुलना शुरू हुई। और आज भी जब किसी शहर का एक्यूआई इंडेक्स काफी हाई जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी हाई जाता है, यानी वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जो क्या कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज, उनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो हम क्या करवाते हैं? कृत्रिम वर्षा करवाते हैं, पानी का छिड़काव करवाते हैं, जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? जमीन पे लाने का प्रयास करते हैं, वायुमंडल को सेचुरेट करने का प्रयास, यानी उसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलना शुरू हुई, चलो ठीक है, इसके साथ एक काम हुआ। लेकिन जब संघनन होगा, जो अभी तक हमने बात किया कि आंतरिक भाग गर्म था शुरू से ही, लेकिन जब लगातार बारिश होगी, संघनन होगा, तो पृथ्वी के तापमान में क्या आएगी? कमी आएगी। और तापमान में कमी आएगी तो पृथ्वी सिकुड़ेगी, क्योंकि तापमान बढ़ाने से प्रसार होता है, ठीक। वही तापमान में जब कमी आएगी, तो सिकुड़ना, जो भी पिंड होगा वो सिकुड़ना प्रारंभ करेगा। और सिकुड़ना प्रारंभ करेगा तो जाहिर सी बात है, कहीं ऊंची खाइयों का निर्माण, सॉरी, ऊंचे पर्वतों का निर्माण होगा, कहीं खाइयों का या गड्ढों का निर्माण होगा, ठीक। यानी श्रृंग और गर्त की आप बात करें, तो अगर उनका निर्माण हो, और उनके निर्माण के बाद क्या होगा? कि पानी जो आ रहा है कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा, ठीक। तो तापमान कम हुआ, और जो सिकुड़ने के बाद जो गड्ढे बने, और गड्ढे में क्या हुआ? जल एकत्र होना शुरू हुआ। और ये जल एकत्रण के बाद किसका निर्माण हुआ? महासागरों का, ठीक। महासागरों का क्या हुआ? निर्माण हुआ जल के एकत्रण के बाद, ठीक। आगे क्या हुआ? चौथा स्टेज। चौथे स्टेज पे जाकर के क्या होता है? कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की आरंभिक क्रिया कहां पर होती है? प्रकाश संश्लेषण टाइम पीरियड की बात जाए तो 2500 से 3000 मिलियन वर्ष,
3000 मिलियन वर्ष पहले। एक दो दिन पर या एक दो साल की बात नहीं है, एक दो दिन की बात नहीं, 2.5 से 3 हजार मिलियन वर्ष पहले प्रकाश संश्लेषण हुआ और महासागरों में से शुरू हुआ। और जो महासागरों में ऑक्सीजन का निर्माण होना शुरू हुआ और वहां पर जब अतिशयता आई और फिर वो क्या हुआ, बाहर निकलना शुरू हुआ, एटमॉस्फेयर में निकलना शुरू हुआ। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की जब पहुंची तो कहां से पहुंची है, वहां, क्योंकि आप लोग पढ़ा होगा या आप लोग पढ़ेंगे आगे जाकर के कि जो जीव जंतु हैं, यानी एक दो टर्म आते हैं, एक तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात की जाती है और केमिकल ऑक्सीजन की डिमांड की बात की, जो मछलियां हैं उनके गिल्स हैं, जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, यानी गिल्स से ही सांस लेते हैं, यानी उसमें से ऑक्सीजन को निकालते हैं, नहीं हो, ठीक। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना। और लास्ट में जाकर के महासागरों के निर्माण के बाद वायुमंडल में जब यही ऑक्सीजन निर्मुक्त होना शुरू हुए तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी। अब ये पांचों स्टेज हैं और पांचों स्टेज को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसको सॉल्व करें तो हो तो गया था हमारा दो ही से, पहले से ही हो गया था और इसी से हो गया था, ये दूसरे पे आ जाएगा, दो तीन आ जाएगा। पांचवा कौन सा? महासागरों का निर्माण हुआ, महासागरों के बाद से कैसे हुआ, फिर एक का बारी आई, यानी प्रकाश संश्लेषण, और फिर सबसे लास्ट में किसकी अतिशयता आई, वो है वायुमंडल में ऑक्सीजन की अतिशयता। तो ये पूरा क्रम था कि पृथ्वी के वायुमंडल का विकास या पृथ्वी पे जो संरचनाएं आप देख रहे हैं उनका विकास किस प्रकार से हुआ, जिसको हमने समझा था क्रम के माध्यम से कि आदिम वायुमंडल का ह्रास होना और क्या नाम है डिगैसिंग की प्रक्रिया का होना, डिगैसिंग के बाद शीतलन और संघनन का होना, संघनन से महासागरों का निर्माण होना, फिर शुरुआती स्तर पर महासागरों से या महासागरों में क्या किया जाता है, जिसका होना प्रकाश संश्लेषण का होना, प्रकाश संश्लेषण से फिर ऑक्सीजन की निर्मुक्ति होना और निर्मुक्ति के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन की अधिकता का होना। ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा, ठीक। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, ठीक। पहला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी और चंद्रमा एक ही समय में एक घूमते हुए पिंड के रूप में बने हैं। गलत है। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति से बहुत बनने के कुछ समय बाद, बहुत लगभग क्या नाम है, अभी अगर इसकी बात की जाए तो आज के समय से 4-4.5 बिलियन वर्ष पहले चंद्रमा का निर्माण, पृथ्वी की उत्पत्ति के, ठीक है। तो वो चीजें हैं, तो पृथ्वी की उत्पत्ति पहले हुई है, बाद में हुई, उसके सिद्धांत अलग अलग है, ठीक है। तो उसको हम समझेंगे। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि रेगोलिथ वह अवशिष्ट पदार्थ है जो चंद्रमा पर ठोस चट्टान की एक परत के ऊपर स्थित है। और तीसरा स्टेटमेंट है सेलेनोग्राफी चंद्रमा का वैज्ञानिक अध्ययन। एक टर्म है, दो कॉन्सेप्ट दिए गए, ठीक है। तो बात की जाती है कि सबसे पहले अगर चंद्रमा की उत्पत्ति की बात की जाती है तो चंद्रमा की उत्पत्ति के बाद बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ही सुझाव दिया, उनको यह था कि बृहद विस्फोट के बाद, और वो बृहद विस्फोट पृथ्वी से ही हुआ था, या एक डंबल जो होता है, डंबल पिंड के रूप में पृथ्वी मौजूद थी, उसके विस्फोट के बाद जब पृथ्वी का एक हिस्सा अलग हो गया, पृथ्वी का चक्कर काटना शुरू किया, तो उसको उन्होंने क्या बता दिया, ये मून का विकास हुआ। हालांकि ये सही नहीं, ठीक। वही दूसरा थ्योरी क्या कहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के कुछ समय के बाद एक दूसरा पिंड था, वो दूसरा पिंड लगभग 3 गुना था, 3 टाइम्स था किसके, मार्स से। वो आकर के पृथ्वी से टकराया और टकराने के बाद पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा पृथ्वी से क्या हो गया, अलग होकर के स्पेस में पृथ्वी के चक्कर काटने लगा और यार उसकी परिक्रमा करने लगा। और ये बात लगभग आज के लगभग 4.5 बिलियन साल वर्ष पहले की बात है। तो अच्छा, दोनों के सिद्धांतों की माने, दोनों सिद्धांतों में से एक चीज कॉमन निकल के आती है, चाहे डार्विन की माने चाहे दूसरे वैज्ञानिक अध्ययन की माने, दोनों कॉमन है कि एक समय में एक घूमते हुए पिंड के रूप में नहीं बने हैं, यानी पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा स्टेटमेंट अगर रेगोलिथ की बात करते हैं तो रेगोलिथ क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थ होता है, वो खनिजों का अवशिष्ट होता है, जिसमें सामान्यता, क्योंकि अगर मृदा की बात की जाती है तो उसमें से आप कार्बनिक खनिज तो पाए ही जाएंगे, लेकिन सामान्यतः खनिजों का होता है, जिसमें से आपको जैविक अवशेष नहीं मिलेंगे और चट्टानों के ऊपर एक परत के रूप में होता है। तो रेगोलिथ वही अवशिष्ट पदार्थ है जो कि चंद्रमा पर ही नहीं, लगभग सभी खगोलीय पिंडों पर आपको देखने को नजर आ जाएगा, उनके एक क्या नाम है उसके रूप में, परत के रूप में नजर आ जाएगा, ठीक है। चंद्रमा पर यह थोड़ा सा संपीड़ित, और संपीड़ित होने के साथ साथ इतना मजबूत है कि यहाँ पर आप विमानों की लैंडिंग कर सकते हैं, ठीक। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही।
वही फिर बात करते हैं सेलेनोग्राफी चंद्रमा का वैज्ञानिक अध्ययन है। सेलेनोग्राफी जैसे हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, यानी पृथ्वी की भौतिक संरचना का अध्ययन करते हैं कि पर्वत पठारों का निर्माण कैसे हुआ, आंतरिक संरचना किस प्रकार से है, या फिर ठीक यानी स्थूल स्वरूपों की उत्पत्ति। उसी प्रकार से अगर चंद्रमा की भौतिक व उसके भूगोल का अध्ययन करना है तो किसके अंतर्गत करते हैं हम? सेलेनोग्राफी के अंतर्गत कहते हैं। और फिर पूछ रहा है कितने जो भी इस कथन दिए गए हैं तो कौन कौन से सुमेलित है, तो केवल 2 सुमेलित है। केवल पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा? गलत है। ये टर्म ध्यान रखना कि सेलेनोग्राफी किससे संबंधित है? चंद्रमा के सतह के या उनके भौतिक व भूगोल के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ठीक, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। और अगले प्रश्न में आया है कि सौरमंडल में ग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार करें। ठीक, पहला स्टेटमेंट क्या है कि बाहरी ग्रह आकार में छोटे होते हैं तथा उनकी सतह गैसीय होती है। ठीक, अब आप अगर आपको अपना सोलर सिस्टम याद है तो बाहरी ग्रह कौन से हुए? 8 हैं टोटल। टोटल कितने ग्रह हैं? 8। एक को तो बाहर कर दिया गया। 8 में से 4 4 बांट लो। एक को बोलते हैं आंतरिक ग्रह, आंतरिक या पार्थिव बोलते हैं इनको। ठीक, एक क्रम को या एक सेट को। दूसरा, दूसरे को हम बोलते हैं बाहरी या जोगीन ग्रह। आंतरिक ग्रह में हमारे 4 कौन से आ गए? बुध, शुक्र, पृथ्वी। ठीक, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 आपके आंतरिक आ गए। बाह्य ग्रहों में कौन आ गए? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण यानी यूरेनस और नेपच्यून, ये आपके समझ आ गए। ठीक, अब क्रम वाइज बता दीजिए, आप लोग खुद से तय कर लीजिए। ये जो सेट है इन ग्रहों का आकार बड़ा है या जो ये बाहरी ग्रह जोवियन ग्रह है इनका आकार? जाहिर सी बात है, क्योंकि बृहस्पति है, शनि है, ये सारे आकार में काफी बड़े ग्रह हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा यही गलत हो गया, क्योंकि बाहरी ग्रह आकार में छोटे नहीं है। बाहरी ग्रह आकार में आंतरिक ग्रहों से काफी बड़े हैं। हालांकि इसका आधा हिस्सा सही है कि उनकी सत्ता कैसी होती है? गैसीय होती है, विशाल है। यानी इनकी सतह कैसी होगी? गैसीय व विशाल। अब ठीक, वहीं आंतरिक जो पार्थिव ग्रह इनके साथ क्या चलता है? सघन और चट्टानी सतह है इनकी। कैसे सतह है इनकी? सघन व चट्टानी सतह। और सघन और चट्टानी सतह की अगर हम बात करें, क्योंकि रीजन इसके पीछे का समझते हैं कि क्योंकि पृथ्वी के सूर्य के ज्यादा नजदीक हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो तापमान इनका ज्यादा होगा। अगर तापमान ज्यादा होगा तो जो हल्की गैसें हैं उसमें संघनन नहीं होगा। ठीक, हल्की गैसें जो संघनन नहीं होगा। ठीक, दूसरी चीज है जो इनका जो सरफेस है वो लोहा यानी फेरस, लोहे। ठीक, और किससे निर्मित है? सिलिकॉन से निर्मित है। और लोहा और सिलिकॉन से निर्मित होने के कारण इनका क्या होता है? घनत्व ज्यादा होता है। तो सारी चीजें ध्यान में रखना। अब प्रश्न पे वापस आते हैं। ठीक, पहला क्या प्रश्न पहले ही बात हो गया, क्योंकि हमने आपको सेट बता दिए कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं, बाहरी और जोवियन ग्रह जिनको कहते हैं बाहरी ग्रहों को, वो कौन कौन से हैं। उसमें से आपको एक क्लियर कट नजर आ रहा होगा कि ये सेट ज्यादा बड़ा है ग्रहों के क्रम को लेकर के ध्यान में रखा है। ठीक, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत। दूसरा क्या हुआ कि आंतरिक ग्रहों में उच्च घनत्व व ठोस चट्टानी सतह पाई जाती है। एकदम सही बात है, क्योंकि अभी बात हुई कि इनका जो होता है उस लोहा और सिलिकॉन से जिनकी सतह का निर्माण हुआ है तो ये चट्टानी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। यानी हमारा स्टेटमेंट कौन सा कथन ढूंढना क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा कथन सही है? तो कथन हमारा सही है, केवल 2 सही है। ठीक, स्पष्ट है, तो ये ध्यान में रखना। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। तो फिर से वही बात है, सोलर सिस्टम के जो भी हमारे ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में बात करनी है, कौन सा कथन सही है। अभी बात ध्यान में रखना, अभी हमारे साथ बात हुई थी। पहला क्या हुआ? ठीक, कि बुध सबसे छोटा सबसे गर्म ग्रह है जिसका सघन वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से निर्मित है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिए। बुध कैसे के बारे में क्या कहा जा रहा है? सबसे छोटा और सबसे गर्म ग्रह है। ठीक, ये क्वेश्चन गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। बुध सबसे गर्म नहीं है, सबसे गर्म ग्रह क्या है? शुक्र है। ठीक,
और उसका वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन, ठीक है, किससे निर्मित है? ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, इन सब से निर्मित है, ठीक, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से निर्मित। बृहस्पति का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और अमोनिया से निर्मित है। ये स्टेटमेंट भी गलत है पूरी तरह से। अमोनिया की जगह पर हीलियम, मुख्यतः किससे निर्मित है? हाइड्रोजन और हीलियम से निर्मित है। तो बाहरी ग्रह है, गैसीय। पहले भी अभी बात हुई, बड़े ग्रह हैं, गैसीय ग्रह, ठीक। अगला कौन सा? कि शुक्र और अरुण सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों की समान दिशा में घूमते हैं। गलत। लगभग सभी शुक्र विपरीत दिशा में घूमता है। जब जहां पर सभी दिशा अगर वामावर्त घूम रहे हैं, तो ये कैसा घूम रहा है? दक्षिणावर्त घूम रहा है, यानी ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ना कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना कि शुक्र ऐसा है कि ये जो कौन सी दिशा में घूमता है? विपरीत दिशा में घूमता है, ठीक। तो बात ध्यान रखना, शुक्र और अरुण की बात की जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? गलत है। वहीं अगर चौथे स्टेटमेंट की बात की जाए कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक गर्म है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों यानी H2SO4 के बादलों से क्या है? समृद्ध है, ठीक है। शुक्र जिसको पृथ्वी का क्या कहा जाता है? जुड़वां कहा जाता है। उसका जो एटमॉस्फेयर है, फिर शुक्र किसका एटमॉस्फेयर? शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है, ठीक, अगर उसकी हम बात करें तो इसका वायुमंडल 90 से 95%, कितना? 90 से 95% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड से निर्मित है। और साथ ही साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड से निर्मित है तो आपने ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पढ़ा होगा, प्रतिलोम विकिरण के बारे में समझा होगा, तो उन चीजों को ध्यान में रखें। तापमान ज्यादा ही होगा क्योंकि प्रतिलोम विकिरण बढ़ेगा, कंपैरेटिवली तापमान ज्यादा होगा, तो सबसे अधिक गर्म है। हाँ, ये बात भी सही है कि वो सब उसके वहां पर क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पर्याप्त मात्रा में यानी समृद्ध है या पाए जाते, ठीक। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा केवल सही है? वो स्टेटमेंट हमारा होगा डी सही है, ठीक। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न जो हमारा बाह्य या जोबियन ग्रहों के संदर्भ में बात करनी है। फिर से ध्यान में रखना, अभी यहाँ पर हम बात किए थे, कौन सा प्रश्न था इसमें? बाह्य या जोबियन ग्रह, यानी जोबियन ग्रहों का जो सेट है वो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है, यानी नेपच्यून और यूरेनस, ठीक। जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस बाह्य ग्रहों के संदर्भ में हमको बात करें, ठीक। पहला स्टेटमेंट क्या है कि पार्थिव ग्रहों की तुलना में जोबियन ग्रहों का आकार बड़ा तथा घनत्व कम। किसका? जोबियन ग्रहों का आकार बड़ा तथा घनत्व कम होता है। अभी हमने बात की कुछ प्रश्न, ठीक, एक प्रश्न पहले बात की, ठीक। तो स्टेटमेंट कैसा है? सही। दूसरा क्या है? यह ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर निर्मित होते हैं जहां कम तीव्र सौर पवन गैसों को बनाए रखने की अनुमति देती है। यह स्टेटमेंट भी एकदम सही है, ठीक। और वो भी बात हुई थी कि ठंडे क्षेत्रों में निर्मित होने के कारण जोबियन ग्रहों की सतह ठोस चट्टानी नहीं, चट्टानी नहीं है, कैसी है ये? गैसीय है। अभी हमने बात की थी इस प्रश्न पर, या इस क्वेश्चन पर भी जोबियन ग्रहों के विशेषताओं के संदर्भ में बात की थी। तो एक स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। तो कितने युग्म सही सुमेलित हैं? वहां केवल 2 युग्म सही सुमेलित है। इसीलिए कहा ना कि एक टॉपिक को आप स्पष्ट रूप से अगर आप समझ लेते हैं, एक पॉइंट को समझ लेते हैं, तो आपको बहुत सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे या आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे किसी प्रश्न में ज्यादा समय लग सकता है, किसी प्रश्न में थोड़ा कम समय लगेगा, तो ध्यान रखना इस चीज को लेकर। अगला क्या है? ये तो एकदम आसान सवाल है कि ग्रहण के प्रकारों के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही है या है, इन पे हमको बात करनी। पहला कथन क्या है कि चंद्र ग्रहण केवल अमावस्या के दौरान ही घटित हो सकता है। ये भाई बात किसने की? जब अमावस्या के दौरान चंद्र ग्रहण घटित होगा तो पहले ये बताओ कि चंद्र ग्रहण आपको दिखाई देगा, ठीक। अमावस्या कब आएगी? जब क्या नाम है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, यानी सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ेगा नहीं, क्योंकि चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। उपग्रहों के पास अपना कोई ऐसा सेटअप होता नहीं जिससे वो चमके, सूर्य के प्रकाश से वो प्रदीप्त होते हैं। जब उन पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ही नहीं तो आपको दिखाई कैसे देगा कितना ढका हुआ है, कितना क्या। तो अमावस्या के दिन ना होकर के कौन से दिन होता है? ये पूर्णिमा के दिन। किसके दिन होता है? पूर्णिमा के दिन होता है, ना कि अमावस्या के दिन, ठीक। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा द्वारा सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है।
सही बात है, क्योंकि अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो एक तरफ आपकी अर्थ होगी, इसके बीच में अगर पूरी तरह से मून आ जाए और सूर्य के प्रकाश को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे पूरी तरह से, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण वही होता है जब केवल आपको कोरोना दिखाई देता है, यानी उसका बाह्य प्रभामंडल दिखाई देता है, ना कि सूर्य का कोई भी एक अंश और भी दिखाई देता है। ठीक, तो क्या होता है, पूरी तरह से ढक लेता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। तीसरे स्टेटमेंट की बात की, युति भी होती है, अच्छा इसको समझ लें, इसको हम सिजगी पोजीशन कहते हैं। ठीक, अंग्रेजी में इसको सिजगी कहते हैं। युति वियोति लिखने की जगह प्रश्न बनने का आप सिजगी ही समझे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो युति वियोति का तात्पर्य तीन खगोलीय पिंडों के एक सीधी रेखा में संरेखित होने से है। ठीक, सही बात है, यही है, यही पोजीशन क्या है, सिजगी है, संरेखित। इसका रिवर्स होता है जिसको क्वाड्रेचर बोलते हैं, क्वाड्रेचर समकोणिक पोजीशन बोलते हैं। और समकोणिक पोजीशन की अगर बात की जाए तो फिर क्या होगा कि अगर मान लो ये सन है, ये अर्थ है, इसके चक्कर काटे तो मून कहीं यहां पर बनेगा। तो ये चीज आपको ये प्रश्न करने को आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्वार भाटा जब आप समझेंगे तो इसका एक रोल आपको नजर में आएगा। क्योंकि इस प्रश्न में क्या होगा, दीर्घ ज्वार उत्पन्न होंगे, इस सिचुएशन में आपको लघु ज्वार देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेचर, क्योंकि एक तरफ आपका आकर्षण बल और दूसरे अपकेंद्रीय बल भी कार्य करता है। ठीक, तो एक ऐसी पोजीशन है, क्वाड्रेचर है, ये क्या है, संरेखित यानी सिजगी पोजीशन है। ठीक, तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, चलिए, हाँ, कौन से कथन सही है, तो कथन सही है केवल दो, दो कथन सही है, 2 और 3। ठीक, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। तो ध्यान रखना, सिजगी का मतलब क्या है, संरेखण से, और वही क्वाड्रेचर यानी जिसको हम कौन सी पोजीशन बोलते हैं, समकोणिक पोजीशन बोलते हैं, यानी अगर ज्वार भाटा के संदर्भ में हम बात करेंगे, जब हम जलवायु विज्ञान पढ़ रहे होंगे, तो इस पोजीशन में दीर्घ ज्वार, ठीक, और इस पोजीशन में कौन से आते हैं, लघु ज्वार आते हैं। वहीं सबसे बृहद ज्वार कब आएंगे, वो इस टाइप पे, यानी जब, ठीक, सिजगी की पोजीशन होगी उस टाइम। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं, फिर से ग्रहण से संबंधित है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना। ठीक, पहला स्टेटमेंट क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण पूर्णिमा के दौरान होता है जबकि चंद्र ग्रहण अमावस्या के दौरान। अभी बात हुई थी, अमावस्या के दौरान चंद्र ग्रहण होता नहीं, इसको रिवर्स कर दो बस, क्योंकि सूर्य ग्रहण किसके दौरान होगा, अमावस्या के दौरान होगा, और वहीं चंद्र ग्रहण किसके दौरान होता है, पूर्णिमा के दौरान। तो दिखना भी चाहिए हम। ठीक, तो ये इसको रिवर्स कर दो। दूसरा क्या कहता है, सूर्य ग्रहण केवल पूर्ण हो सकता है जबकि चंद्र ग्रहण आंशिक या पूर्ण हो सकता है। कौन से कथन सही नहीं है, दोनों के दोनों कथन सही नहीं है, क्योंकि सूर्य ग्रहण भी आंशिक हो सकता है, पूर्ण हो सकता है, वलयाकार हो सकता है, जितनी भी चीजें हैं, जैसा चंद्र ग्रहण भी पूर्ण हो सकता है, आंशिक हो सकता है, वलयाकार हो सकता है। यानी डिपेंड ये करेगा कि कितना भाग ब्लॉक किया जा रहा है एक के द्वारा। ठीक, तो अगर पृथ्वी थोड़ा सा हिस्सा ब्लॉक करती है तो चंद्रमा पे आंशिक चार्ज होगा, पूर्ण होगा तो पूरी तरह से ब्लॉक कर देगी। यही चीज सूर्य के बीच में है कि चंद्रमा कितना हिस्सा ब्लॉक करता है पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को आने से को लेकर के। तो ये सारे हो सकते हैं, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। यानी फिर वही बात है, कौन सा स्टेटमेंट ढूंढना था, गलत कथन ढूंढना था। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि कभी कभी उल्लेखित शब्द इजेक्टा प्रभामंडल, जो समाचार में आप देखते हैं, इजेक्टा प्रभामंडल का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, इसको हम समझ लेते हैं। इजेक्टा प्रभामंडल क्या होता है, जब टकराव होता है किसी एक पिंड का दूसरे पिंड के साथ। और टकराव वैसे भी आप समझो कि अगर आप गेंद को पटकते हो जमीन पे, तो गेंद वहां से कुछ ना कुछ मात्रा में धूल या गैस के कणों को विस्थापित करती है और चारों तरफ वो फैला देती है। ठीक, यही सेम चीज होता है इजेक्टा प्रभामंडल। अब इसमें से आपको पढ़ना है कि ऐसा क्या नाम है, एक इससे संबंधित या इससे मिलता जुलता कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपको नजर आएगा। एक शब्द जिसका उपयोग पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के प्रकाश के वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष में दिखाई वाले चमकीले प्रभामंडल से है। एकदम गलत बात है, प्रकीर्णन के कारण नहीं है। पहले ही बताया, टकराव के बाद जो वहां से गैसें और धूल के कण उड़ते हैं, जब उनको प्रकीर्णित किया जाता है तब उसको क्या कहते हैं हम, इजेक्टा प्रभामंडल कहते हैं। तो ये पहला क्या है, गलत है।
दूसरा क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से उतरने के दौरान अंतरिक्ष यान चारों ओर प्रदक्षिण के घेरे की घटना। यही एक सबसे सही स्टेटमेंट लगता है कि जब पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से जब चंद्रमा पर या किसी दूसरे खगोलीय पिंड हम अंतरिक्ष यान को उतारते हैं, जो टकराता है वहां पर उतारने के बाद टकराने के साथ में जो चारों तरफ एक गैसों का निर्माण होता है और गैसों के निर्माण के साथ साथ में जब वो एक परिरक्षण की घटना, घेरे की घटना नजर आती है, देखते हैं उसको, तो उसको हम क्या कहते हैं, इजेक्टा प्रभा मंडल कह देते हैं। ठीक। अगला प्रश्न कि शून्य छाया दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शून्य छाया दिवस का मतलब आपकी छाया सबसे कम, बहुत कम बने या एकदम से ना ही, उसको हम कौन सा दिवस, जिस दिन भी होती है उसको हम क्या कहते हैं, शून्य छाया दिवस कहते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि शून्य छाया दिवस प्रत्येक वर्ष दो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच सभी स्थानों पर एक बार होता है। ठीक, पहला। दूसरा क्या कहता है कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव शून्य छाया घटना में एक भूमिका निभाता है। ठीक, इसको आप समझते हैं। शून्य छाया दिवस कब बनेगा, जब सूर्य सीधी रेखा में आपके होगा या फिर क्या नाम है, कोणिक रूप में होगा। सबसे कम छाया आपकी कब बनती है, दोपहर के समय बनती है, और दोपहर के समय पे क्या होता है, सूर्य आपके ठीक ऊपर होता है। तो शून्य छाया दिवस भी कब होगा, जब सूर्य ठीक ऊपर होगा, यानी हमारे ऊपर ठीक सीधे ऊपर संरेखित है, यानी सूर्य कब होगा, सीधे संरेखित हो। अब एक चीज आप लोग समझिए कि सूर्य चक्कर काटता है, सॉरी सूर्य चक्कर नहीं काटता, पृथ्वी चक्कर काटती है। तो पृथ्वी के चक्कर काटने से दिन में, सॉरी वर्ष में दो बार, एक तो उत्तरायण होता है, दूसरा दक्षिणायन होता है। ठीक, अगर हम भूमध्य रेखा को सेंटर मान करके चलें, ठीक, किसको, भूमध्य रेखा को मान करके चलें, यानी 0 डिग्री को मान के चलें, तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। तो एक बार क्या होगा, विषुवत रेखा से इधर मार्च के साथ, कि मार्च में अगर यहां पर है तो मार्च से जून तक सूर्य का क्या होता है, उत्तरायण होता है। यानी सूर्य क्या होगा, 0 डिग्री से कर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ की जगह, नॉर्थ साउथ की जगह पर हम समझते हैं इसको, जहां पर उत्तरायण दक्षिणायन का प्रभाव ज्यादा नजर आता है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ को लेकर के चलते हैं, और सेम चीज लेकर के चलते हैं इसके संदर्भ में। ठीक, सेम प्रोसेस पे लेकर के चलते हैं इसको, यानी 23.5 डिग्री साउथ, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा की हम बात करते हैं। तो उत्तरायण होगा, यानी सूर्य विषुवत रेखा से नॉर्दर्न यानी उत्तरी गोलार्ध में विस्थापित होगा, उसकी किरणों का विस्थापन होगा। वो सूर्य नहीं विस्थापित होता, पृथ्वी के परिक्रमण परिभ्रमण के कारण ये चीजें होती। ठीक, वही दक्षिणायन होगा, और फिर वापस, जब वापस भी तो आएगा, मार्च के बाद जब इसका इधर से दक्षिणायन शुरू होता है तो फिर सितंबर यहाँ पहुंचा, और फिर दिसंबर में किधर चला जाता है, इधर चला जाता है, जिससे हमारे यहाँ पे, अगर हमारे यहाँ के मौसम की बात किया जाए, भारत के मौसम की बात की जाए, तो मार्च से जून में आप देखते हैं तापमान बढ़ता है, और जून के बाद से जब दक्षिणायन होना शुरू होता है तो तापमान गिरना शुरू होता है। वहीं जब सूर्य की सीधी किरणें क्या नाम मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, यानी दिसंबर के महीने में, तो उस समय पे हमारे यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में तापमान में गिरावट आपको नजर आती है, हमारे ठंड का महीना शुरू हो जाता है। ठीक, तो जब एक बार ये इधर से इधर जाएगा, आने के बाद इधर से इधर जाएगा, तो कहीं ना कहीं इन सारे बीचों में आने पर भी एक बार और जाने पर भी एक बार, यानी किसी भी स्थान पर सूर्य ठीक ऊपर वर्ष भर में 2 बार होता है, और यहां पर कितना कह रहे हैं, एक बार हो। तो एक बार ना होकर के कितनी बार होगा, शून्य छाया दिवस किसी वर्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो हैं, यानी जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ की बात की जाती है, इन क्षेत्रों में ये परिघटना कितनी बार नजर आती है, 2 बार नजर आती है, ना कि एक बार। तो इसको ध्यान में रखना, तो कितनी बार घटित होगी ये, 2 बार घटित होगी। दूसरा क्या है, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव शून्य घटना में एक भूमिका निभाता है। एकदम से सही बात है, अक्षीय झुकाव भी शून्य छाया घटना में एक भूमिका निभाता है। ठीक, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो कथन सही नहीं है केवल एक। ठीक, क्योंकि पृथ्वी का झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री के आसपास, या 23.5 डिग्री है। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं।
निम्नलिखित में कौन सी घटना अरोरा की घटना के लिए उत्तरदायी है, जिसे ध्रुवीय रोशनी के रूप में भी जाना जाता है? अरोरा घटना की बात करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के क्रिस्टल द्वारा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन एकदम गलत बात है। परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन का कहीं से कोई संबंध अरोरा परिघटना से नहीं है। अगर हम अरोरा परिघटना पे डायरेक्ट बात कर लेते हैं, ठीक, तो स्पष्ट हो जाएगा चारों में से कौन सा सही है। अगर अरोरा की बात करते हैं, अरोरा तो सौर पौने हैं, यानी सोलर विंड्स हैं, यानी सौर पौने जब क्या होता है, वायुमंडल के आयनाइज्ड यानी जो आवेशित कण हैं उनके साथ जब टकराती हैं और टकराने के बाद पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में संपर्क आने के कारण वो ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं। किसके? इसके जो सौर पौने किसके आवेशित कणों से टकराने के साथ साथ जब पृथ्वी का जो अपना जो चुंबकीय क्षेत्र है उससे आकर के टकराने के बाद संपर्क में आने के बाद क्या होता है, वो जब बढ़ती हैं किसकी तरफ, ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं। चाहे वो उत्तरी ध्रुव की बात हो, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव की बात हो, जब उनकी ओर उनका पलायन या वो अग्रसर होती। तो जो पृथ्वी का वायुमंडल है, अपना वायुमंडल जो है, उसमें जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से टकराती है और उनसे टकराने के बाद किसका उत्सर्जन करती हैं, प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। इसको कौन सी परिघटना कहते हैं? फिर अरोरा परिघटना कहते हैं। ठीक, यानी अरोरा परिघटना क्या हुआ, जब सौर पौने, ठीक, हमारे यहाँ पर वायुमंडल के आवेशित कणों से टकराने के साथ पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र में आने से साथ ध्रुवों की ओर पलायन करती हैं और पलायन में जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कणों के संपर्क में आने वाले उनसे टकरा करके क्या उनमें प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, तो कौन सी परिघटना आती है, अरोरा परिघटना आती है। अब इसी से संबंधित ढूंढ लेते हैं। ठीक, वायुमंडलीय कणों का उद्दीपन, यानी उद्दीपन का मतलब जो हमारे आवेशित कण हैं उनके उद्दीपन के कारण होता है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ध्रुवों की ओर संचालित होती। ठीक, समझो, जो ये प्रकाश का परावर्तन है, ये सनडॉग बोलते हैं इसको। किसको क्या बोलते हैं? सनडॉग या हेलो के कारण होता है, या हेलो। एक भी जानते हैं कि जल की बूंदों के द्वारा प्रकाश का जब प्रकीर्णन होता है तो रेनबो बनता है, ना कि अरोरा परिघटना होती है, यानी इंद्रधनुष का निर्माण होता है। वो ध्रुवों के ज्वालामुखी विस्फोट का से प्रकाश, इसका कोई संबंध ही नहीं है इन सारी चीजों के साथ में। तो सीधे सही व्याख्या कौन सी हुई अरोरा परिघटना की? वो चौथा स्टेटमेंट हुआ, यानी डी। ठीक, अगले प्रश्न में चलते हैं। वो है प्रश्न नंबर 16, यानी भूचुंबकीय तापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, यानी भूचुंबकीय तापन के संदर्भ में। ठीक, भूचुंबकीय तापन क्या होता है? पहला क्या है, यह कोरोनल मास इजेक्शन के कारण होता है। दूसरा, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है, वृद्धि होती है। तीसरा, इसका उपग्रह संचार और विद्युत ग्रिड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? ठीक, जब भूचुंबकीय तापन की बात करते हैं तो भूचुंबकीय तापन जो होता है, तो जो पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में एक अस्थायी गड़बड़ी के कारण, वो क्या है, अस्थायी गड़बड़ी है, जिसको हम भूचुंबकीय तापन कहते हैं। और अस्थायी गड़बड़ी होती क्या है, जब सौर वायु जो है, सोलर विंड्स हैं, और उनकी जो आघात तरंगे हैं और जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, वो जब परस्पर क्रिया करते हैं तो ये अस्थायी गड़बड़ी होती है। कौन कौन सी? जो सोलर विंड है, एक सेकेंड, जो सोलर विंड्स हैं और पृथ्वी का जो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये जब आपस में टकराती हैं, आपस में परस्पर क्रिया करती हैं, तो एक गड़बड़ी नजर आती है, जिसको हम भूचुंबकीय तापन कहते हैं। जाहिर सी बात है, कोरोनल मास इजेक्शन इसमें सबसे बड़ा इंपैक्ट निभाता है कि जो सौर वायु चुंबकीय क्षेत्र विस्फोट जो होता है, पृथ्वी पर मैग्नेटोस्फीयर के साथ क्रिया करता है कोरोनल मास के जो इजेक्शन के बाद। तो ये स्टेटमेंट सही है, के कारण होता है, एकदम सही बात। दूसरा क्या है, परिणाम स्वरूप चुंबकीय क्षेत्र में कमी आती, सॉरी वृद्धि होती है। काम करो, चुंबक को आप घर पे ही गर्म करके देख लो, फिर आप उसको उससे कुछ चिपकाने का प्रयास करो। कभी भी चुंबक को आप गर्म करोगे तो उसके चुंबकीय क्षेत्र में या उसकी तीव्रता में बढ़ोतरी ना होकर के क्या होगा, कमी आएगी।
क्या होगी, बढ़ोतरी ना होगी, क्या आएगी, कमी आएगी। और ये कमी अस्थायी होती है, जैसे पहले ही बताया ना, और ये गड़बड़ी भी, तापन की गड़बड़ी भी क्या है, अस्थायी। वृद्धि ना होकर के क्या होगी, यहाँ पे कमी आएगी। वही तीसरी बात है, इसका उपग्रह संचार और विद्युत ग्रिड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं भाई, इसका उपग्रह संचार पर भी प्रभाव पड़ता है, विद्युत ग्रिड पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीजें भी तो ठीक इन्हीं सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे ही तो इम्पैक्ट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उनमें चाहे माइक्रोवेव का यूज होता हो, चाहे फिर रेडियो वेव का, चाहे इलेक्ट्रिक वेव का यूज होता हो, उससे तो समझो कैसे होगा। तो जो विद्युत चुंबकीय गतिविधि हो, तीव्र विद्युत चुंबकीय गतिविधि होगी, उसके माध्यम से जो हमारे नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं या संचार उपग्रह हैं, जीपीएस है या फिर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वो प्रभावित होगा, बाधित होगा कुछ ना कुछ मात्रा में। वहीं पावर ग्रिड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलेट होती है, चलती है, तो आप आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। और जब फिर ये भूचुंबकीय तापन होगा, तो उसमें भी आपको स्पाइक्स, स्पाइक्स का मतलब हुआ कि आपको क्या नाम है, नजर आएगा कि एक गड़बड़ी, फ्लक्चुएशन नजर आएगा। फ्लक्चुएशन होने के साथ कंप्लीट ब्लैकआउट भी हो सकता है। तो भूचुंबकीय तापन का कोरोनल मास इजेक्शन के कारण होता है, एकदम सही बात है। चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि न होकर के कमी लाता है। और तीसरा, विद्युत ग्रिड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पूरी तरह से पड़ता है। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो केवल 2 स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी एक स्टेटमेंट तो सही। ठीक। 17वां प्रश्न है कि ट्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ट्रोजन क्षुद्रग्रह होते हैं जो उस बेल्ट में, उनके मतलब क्या नाम है, साथ में एक किसी बड़े ग्रह के साथ में ये पाए जाते हैं, उसी की कक्षा में गति करते हुए। ठीक। और विचार क्या करना है, कौन से कथन सही है, समझते हैं इसको। क्षुद्र ग्रह पहले समझते हैं, फिर हम विचार करते हैं। क्षुद्र ग्रह यानी मीटरॉइड्स या एस्टेरॉइड्स की बात। ठीक। क्षुद्र ग्रह क्या है, एक छोटे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रह छोटे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिससे हमारा अभी क्या था, जो अभी बाहर कर दिया गया, ठीक, प्लूटो, वो भी क्या है, क्षुद्र ग्रह है। संख्या की बात की जाए तो अभी तक लगभग 9,94,000 के आसपास, लगभग मान के चलो 10 लाख के आसपास क्षुद्र ग्रह हमको ज्ञात है, हमारे बारे में पता है। क्षुद्र ग्रहों को 3 तरीके से बांटा जाता है। 3 कौन कौन से? सबसे पहला होता है, उसको बोलते हैं मंगल व बृहस्पति के जो बेल्ट है। तो मौलिक है, ठीक। मंगल व बृहस्पति के बीच का बेल्ट है, उसमें पाए जाने वाले, के बीच पाए जाने वाले, मंगल व बृहस्पति के बीच पाए जाने वाले क्षुद्र ग्रह पहला। दूसरे को बोलते हैं ट्रोजन। ट्रोजन क्या है? ट्रोजन बड़े ग्रह के साथ कक्षा साझा करने वाले, यानी एक समान कक्षा में गति करते हैं या परिक्रमण करते हैं। तीसरा, जो पृथ्वी के निकट, जो कैसे पाए जाते हैं, पृथ्वी के निकट पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लगभग करीब है, तो उनको हम पृथ्वी निकट, निकट पृथ्वी क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब स्टेटमेंट क्या है कि ट्रोजन के बारे में बात कर रहा है, यानी हमको ध्यान देना है इस पर। मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं, नहीं। ट्रोजन की परिभाषा क्या है कि जिस एक बड़े ग्रह के साथ क्या होगा कि जिस भी बेल्ट में वो परिक्रमा कर रहा होगा, या तो उसके आगे होंगे या तो उसके पीछे होंगे। मान लो मुख्य ग्रह है, तो इसके साथ में जो गति करेगा, इसी के जो पाथ को फॉलो करेगा, उसको हम ट्रोजन कहते हैं। तो मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में तो नहीं पाए जाते। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इन्हें पृथ्वी क्रॉसर कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी की कक्षा को पार करते हैं, नहीं। ठीक। पृथ्वी क्रॉसर उनको करते हैं, यानी वो तीसरा टाइप वाला आ जाएगा, पृथ्वी निकट क्षुद्र ग्रह हो जाएंगे, तो कभी कभी पृथ्वी के पाथ को पार कर देते हैं, तो उनको अर्थ क्रॉसर कह दिया जाता है। तो ट्रोजन पृथ्वी क्रॉसर यानी अर्थ क्रॉसर नहीं, ठीक, नहीं पार करते हैं, पृथ्वी की कक्षा को पार नहीं करते हैं। वो तीसरे प्रकार का ही उपग्रह है। ट्रोजन जो है वो एक समान पाथ को, जो बड़े ग्रह के साथ आता है, उसको फॉलो अप करते हैं। ठीक। अगले प्रश्न पे आते हैं कि खगोलीय घटनाओं के संदर्भ में विचार करते हैं। विचार करना है, क्या विचार करना है कि एक नोवा विस्फोट एक बाइनरी सिस्टम में होता है, जिसमें एक श्वेत वामन तारा
और एक मुख्य अनुक्रम तारा शामिल होता है। दूसरा कथन क्या है? एक सुपरनोवा के परिणाम स्वरूप लोहे के भारी तत्वों का उत्पादन होता है। इसमें से ठीक है, एक कथन यानी दोनों के दोनों कथन सही। कैसे? नोवा विस्फोट होता है। अगर हम नोवा विस्फोट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? नोवा विस्फोट की बात करते हैं। नोवा विस्फोट एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसमें तारकीय सतह पर यानी स्टार की जो सतह पर अस्थायी रूप से एक मजबूत विस्फोट होता है। ठीक, और ठीक क्या होगा कि जो तारकीय सतह है यानी स्टार की सतह पर एक अस्थायी और मजबूत विस्फोट होता है। और इस विस्फोट में एक श्वेत तारा, और हाँ, ये विस्फोट भी कैसा होता है? बाइनरी सिस्टम में होता है। और जिसमें एक कहता है कौन सा तारा? श्वेत वामन यानी व्हाइट डॉर्फ और एक मुख्य अनुक्रम तारा शामिल होता है। श्वेत वामन तारा और एक मुख्य अनुक्रम तारा शामिल होता है। ठीक है, स्पष्ट है यहां तक? तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही। दूसरा, परिभाषा पे ही चलते हैं। एक सुपरनोवा के परिणाम स्वरूप, सुपरनोवा क्या होता है पहले इस चीज को समझते हैं। जब तारा अपने जीवन के अंत में हो, और जीवन के अंत में होने के साथ साथ एक बड़े विस्फोट के माध्यम से वह फट जाता है। और बड़े विस्फोट के माध्यम से फटेगा तो लोहे जैसे जो भारी तत्व को फैलाने का काम करेगा, नए सितारों और ग्रहों के निर्माण में योगदान देगा, ये सारे काम करेंगे। यानी जब कोई तारा होगा अपने जीवन के अंत में होगा, और अंत में आने के साथ क्या करेगा? वो विस्फोट के साथ फट जाएगा। और फटने के बाद में वो सारी चीजें करेंगी, भारी तत्वों को फैलाएगा, नए ग्रहों का या नए तारों का क्या करेगा? निर्माण करेगा, नए सितारों का निर्माण करेगा। तो उसी में से एक स्टेटमेंट रखा गया है कि लोहे के भारी तत्वों का उत्पादन होता है। तो सही बात है। ठीक, तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पर क्या है? सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए ठीक है, अभी तक जितने प्रश्न हमने लिए थे वो सोलर सिस्टम से संबंधित थे, या क्या कह लेते हैं उसको, यूनिवर्स, ब्रह्मांड और सोलर सिस्टम से संबंधित सवाल। आगे के जो भी प्रश्न होंगे वो जियोमॉर्फोलॉजी यानी यानी भू आकृति विज्ञान, या फिर कह सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक, तो एक एक करके इन पर आगे बढ़ते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, और ये आवश्यक भी है। ठीक।